अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अबाउट वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वर्क डन और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, आपस में इनका क्या लिंक है और वर्क डन बेसिकली होता क्या है। हम आम लैंग्वेज में जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वर्क की यानी काम करना, उसकी क्या साइंटिफिकली हम लोग उस वर्क को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, साइंटिफिकली वर्क किस तरह से अप्रूव होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आम तौर पर जो हम घंटों भी एक जगह पर बैठ के बहुत सा होमवर्क कर दें तो भी वर्क डन इन द साइंटिफिक मीन्स एंड साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं होता। तो साइंस में वर्क डन की कंडीशंस क्या हैं और वर्क डन को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है हम देखते हैं। ये जो पैराग्राफ अंडरलाइन हुआ है इसे काइंडली आपने इसी तरह से सारा अंडरलाइन करना है जैसे मैंने दिखा दिया। उसके बाद में इस पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, इसकी कंडीशंस, तमाम चीज़ें इसमें आएंगी, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इसकी डायग्राम भी ये वाली करनी है, इसे समझा दूँगी। इन द फिज़िक्स में वर्क इज़ सेट टू बी डन, काम उस वक़्त कहा जाता है कि हो गया है व्हेन, जब, ये आगे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी पे एक फ़ोर्स एक्ट करती है, एंड मूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाई जाए उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे, देन इट इज़ सेड टू बी वर्क डन। मतलब फोर्स या एनर्जी कंज्यूम भी हो और वो अपनी जगह से वो बॉडी इधर उधर डिस्प्लेस भी करे, तब वर्क डन होता है। आप एक ही जगह पर खड़े हुए कितनी ही एनर्जी लगा दें तो वर्क डन नहीं होगा। मतलब अगर आप दीवार को ज़ोर से धक्का लगा रहे हैं लेकिन दीवार जो है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, वो वर्क डन नहीं हुआ। तो ये बात है, डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी होता है। द क्वेश्चन अराइजेस, सवाल ये पैदा होता है, हाउ मच वर्क इज़ डन, कि वर्क कितना हुआ। नेचुरली ग्रेटर इज़ द फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो बॉडी पे एक्ट कर रही है, एंड और लॉन्गर इज़ द डिस्टेंस मूव बाय इट, और वो बॉडी उतना ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगी। लार्जर वुड बी दी वर्क डन, उतना ही ज़्यादा काम होगा। मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, उतना ही ज़्यादा काम होगा। मैथमेटिकली वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कैपिटल एफ एंड डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल एस से यहाँ शो कर रहे हैं, ये उसका फार्मूला ड्राइव हो गया। वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ एस, ये फार्मूला आ गया वर्क डन का। अब डायग्राम को समझ लेते हैं, डायग्राम में क्या है। इन दिस डायग्राम ये जो एस लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे, ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये रेड कलर में जो एक्ट हो रही है ये फोर्स है। सपोज़ इस तरफ को हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी भी इसी आगे वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है और मूव करते करते इस जगह पर चली गई है, तो ये बेसिकली वर्क डन हुआ है। अगर सिर्फ फोर्स लगाते रहते और बॉडी मूव ना करती तो वर्क डन नहीं होता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो उसने सबसे ऊपर वाली लाइन में बात की हुई है ये ऊपर वाली जो लाइंस नज़र आ रही हैं इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। समटाइम्स, कभी कभी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं करते, सच एज शोन इन द फिगर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। अब इस फिगर को समझते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये बात है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो इसके दरमियान एंगल भी बन रहा है थीटा का। जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि कुछ चीज़ें हम लोग ज़मीन के साथ घसीटते हैं रस्सी से खड़े होकर, और रस्सी जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, ज़मीन के साथ साथ चीज़ें घसीटी भी जा रही होती हैं। इस केस में भी वर्क डन हो रहा होता है, लेकिन इस वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल बन रहा होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग ये जो हमारी फोर्स होती है इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। ये चूँकि फोर्स है, ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट बन गया, ये इसका एफ वाई कंपोनेंट बन गया। उस तरह से जब आता है तो एफ एक्स एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा, जो हमने चैप्टर नंबर
4 में पढ़ा था उसके बराबर ही आ जाता है, क्योंकि इस केस में ये देखें हम, अगर ये फोर्स है, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये थीटा है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो इस केस में ये जो है इसके 2 कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो गई। आगे देखते हैं इन लाइंस में, ये थोड़ी समझने वाली लाइंस हैं, इनमें उसने क्या लिखा हुआ है। इसमें उसने लिखा है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। पहली वाली डायग्राम में हमने देखा था कि इस डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही थी, इस डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो इस वक्त ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के, ये दोनों क्वांटिटीज़ पैरेलल थी। बट अभी उसने ये कहा है कि इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तो इस केस में जो है वो क्या होता है, इस केस में उसने कहा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल देन ओनली एक्स कंपोनेंट एफ एक्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या है कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट इसके पैरेलल है। ये फोर्स का अगर एक्स कंपोनेंट है इस फोर्स का, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो क्या होगा, कॉजेज़ द बॉडी टू मूव ऑन दी सरफेस, वो सरफेस के ऊपर एक्स कंपोनेंट जो है असल में वो मूव करा रहा है, नॉट दी वाई कंपोनेंट नहीं मूव करा रहा। तो इस वक्त चूँकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट एक्टिव है तो हम लोग वाई कंपोनेंट को ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे, और एक्स कंपोनेंट की बात करते हुए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फार्मूला W इज़ इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट एक्टिव है, इंटू एस, एफ कॉस थीटा एस, एंड वर्क इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे उसने पिंक कलर के बॉक्स में डिफ़ाइन कर दिया है, उसमें लिखा है वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये उसने प्रॉपर तरीके से वर्क डन को डिफ़ाइन कर दिया है कि जब एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही होती है और उस फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही हो उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे तो वर्क डन हो रहा होता है। इसके नीचे जो लाइंस हैं ये अंडरलाइन करनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये वाला। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हम देखते हैं, इसकी डायरेक्शन वगैरह को नहीं डिस्कस किया जाता। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे मुनहसर होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। पहला इस पे जो वर्क डन का पहला फैक्टर है वो फोर्स का एक्ट करना है बॉडी पे, सेकंड फैक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द बॉडी, एंड द थर्ड वन एंगल बिटवीन दैम, और एंगल भी इसमें समटाइम्स इन्वॉल्व होता है, जैसे अबव मेंशन एग्जांपल में हमने देखा। अब फोर्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स होती है एफ एस के इक्वल, सॉरी वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है एफ एस के इक्वल। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एस चूँकि डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में इसे मेजर करते हैं, तो वर्क डन का यूनिट होता है जॉल विच इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने ये यूनिट ऑफ द वर्क जो है इसमें हमने जॉल को डिफ़ाइन किया है। एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉल, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 जॉल। 1 जॉल वर्क डन कब होगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जबकि फोर्स जो है वो 1 न्यूटन की डिस्प्लेसेस अ बॉडी, बॉडी को डिस्प्लेस करेगी, मूव कराएगी थ्रू 1 मीटर तक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। नीचे उसने बताया 1 जॉल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे उसने बता दिया कि जॉल के बड़े वाले यूनिट्स भी होते हैं, जैसे किलो जॉल और मेगा जॉल, जैसे हम किलोग्राम्स बना देते हैं ग्राम को, तो ये बड़े यूनिट्स में भी जो है वो चला जाता है। उसके बाद आगे जो है वो इसके रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। इसमें उसने लिखा अ गर्ल कैरीज अ 10 kg बैग, एक लड़की 10 किलो का बैग उठा रही है, अपस्टेयर्स सीढ़ियाँ चढ़ रही है, टू अ हाइट ऑफ 18 स्टेप्स, और कितनी सीढ़ियाँ उसने चढ़ी, 18 सीढ़ियाँ चढ़ी। ईच हर स्टेप 20 सेंटीमीटर हाई, वो 20 सेंटीमीटर हाई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब बात यहाँ पे ये है सबसे पहले कि मास जो है वो हमारे पास 10 kg है, मास इज़ इक्वल टू वेट हम इससे निकालेंगे W इज़ इक्वल टू mg से,
और वेट इज़ इक्वल टू फोर्स आ जाएगा। तो जब हम लोग मास को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास इसका वेट आ जाएगा। उसके बाद एक करने वाली समझने वाली बात यह, एक लड़की स्टेप्स चढ़ रही है, उसने ये सीढ़ियाँ 18 चढ़ी हैं। टोटल सीढ़ियाँ कितनी हैं? 18। और हर स्टेप जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 है। और ये कितनी स्टेप्स ऊपर चढ़ गया? 18 स्टेप्स चढ़ गया। तो हाइट जो हम ऊपर की कैलकुलेट करेंगे वो होगी 18 स्टेप्स हैं तो 20 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको आ जाएगा, यहाँ पर उसकी हाइट आ जाएगी। चूँकि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर्स में, इसलिए हम इसको यहीं पे मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हाई कितनी स्टेयर्स हैं? 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। मास कितना है? 10 kg है। और वेट इज़ इक्वल टू mg, हमने 100 न्यूटन निकाल लिया है। उसके बाद हमारे पास वेट जो है वो फोर्स के इक्वल आएगा, एंड फोर्स इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। हाइट निकाली, यहाँ पर हाइट है 18 स्टेप्स हैं जो कि 0.2 मीटर उनकी हाइट है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल हाइट ये निकाल ली। और चूँकि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ था वो नीचे से ऊपर जा रहा था, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को हाइट कह दिया है। तो ये हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ये हमारा आज का टास्क है, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा।